Assalamualaikum students. In this video we will be discussing about the shock and its type and its management. Shock basically it is a critical condition, or you can say that it is a metabolically critical condition which occurs due to inadequate tissue delivery of oxygen and nutrients to meet the tissue metabolic demands. शॉक जो है ना हमेशा नहीं कह सकते, कभी कभार इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट पेरिफेरल एंड एंड ऑर्गन परफ्यूजन की वजह से जो है ना कंडीशन होती है जिसको हम लोग शॉक कहते हैं. अब जो शॉक है ना, हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कहें कि शॉक हमेशा ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करेगा मेजरमेंट पे. शॉक जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो. ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ डिक्रीज़ है तो तभी शॉक की कंडीशन होगी, वो हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन शॉक किसी भी कंडीशन में हो सकता है. ये बात अब इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि इसका ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है. हम शॉक की टाइप्स देख लेते हैं. बेसिकली शॉक को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: हाइपोवॉलेमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होता है कि वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है. मुझे पता है हाइपोवॉलीमिया होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होगा, उसको फिर जो कंडीशन उसको हम कहेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमारे पास जो है ना क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लड वॉल्यूम की. इसमें क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ब्लड वॉल्यूम की. थर्ड, स्पेसिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ब्लड जाना शुरू हो जाता है. इस वजह से कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. ऐसे किन किन कंडीशंस में हो सकता है? सेप्टिक कंडीशन, एनाफाइलेक्टिक कंडीशन या न्यूरोजेनिक कंडीशंस में. थर्डली, कार्डियोजेनिक शॉक. इसमें क्या होगा, इम्पेयर्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, मतलब कि हार्ट जो है ना की पंपिंग एबिलिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है ना हमारे पास वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो हम लोग उसको कह रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड फ्लो. हमने एवेल्यूएशन कैसे करनी है, हमें पता कैसे चलेगा? फर्स्टली हमने इनिशियल इम्प्रेशन देखना है, CBC. मैं आपको आगे बताती हूँ ये क्या है. प्राइमरी असेसमेंट करनी है, ABCDE. सेकेंडरी असेसमेंट में हम सैम्पल निमोनिक है, ये आप याद रखें तो ज़्यादा आसानी होगी. डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता तो हमने टेस्ट करवाने का वेट नहीं करना है, ये शॉक में है. हमने फटाफट जो है ना इनिशियल इम्प्रेशन देखना है और उससे लगाने की कौन से तरीके का शॉक है, तो फिर उसके हिसाब से क्या मैनेजमेंट होगी वो देखेंगे हम. तो इनिशियल इम्प्रेशन में हमने बात की थी CBC. C स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे हम पेशेंट का, अनरिस्पॉन्सिव है, इरिटेबल है, अलर्ट है. ठीक है. ब्रेथिंग देखेंगे कि वो सांस ले रहा है, किस तरीके से सांस ले रहा है. ऐसा तो नहीं है कि जो सांस ले रहा है एक्सेसरी मसल्स का यूज़ कर रहा है, या अब नॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रही हैं, क्रैकल्स, रेल्स वगैरह की साउंड्स तो नहीं आ रही विदाउट ऑस्कल्टेशन के. ठीक है. कलर देखना है कि अब नॉर्मल स्किन कलर तो नहीं है, जैसे साइनोसिस है, पेलर है, मॉटलिंग कलर हो रहा है, उसकी पेरिफेरीज के कलर चेक करना है हमने. ठीक है. ये मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी किस किस कैटेगरी में क्या क्या फिट होता है. लेकिन हमने यहाँ ये बात याद रखनी है कि हमने ये चीज़ें देखनी है. कॉन्शियसनेस लेवल देखना है, ब्रीथिंग देखनी है और कलर देखना है. सेकेंडली हमारे पास क्या था, प्राइमरी असेसमेंट, ABCDE. ये तो आपको पता भी है कि ABCD में हम लोग क्या करते हैं. A स्टैंड फॉर एयरवे. एयरवे चेक करना कि क्लियर है, मेंटेनेबल है, नॉन मेंटेनेबल है. मतलब कि अगर क्लियर है तो मतलब कि पेशेंट का एयरवे ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है इसमें और सांस भी सही से ले पा रहा हो. मेंटेनेबल है कि वो मेंटेन कर पा रहा है. नॉन मेंटेनेबल ऐसा तो नहीं है कि एस्पायरेशन हो रही है, म्यूगस है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें देखनी है. ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे, चेस्ट एक्सपेंशन देखेंगे और एयर मूवमेंट देखेंगे. लंग और एयरवे के साउंड्स देखेंगे, कोई नॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रही. इसी दौरान हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक कर लेंगे बाय पल्स ऑक्सीमेट्री. ठीक है. सर्कुलेशन, C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में हार्ट रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, पल्सेस देखेंगे, बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल. अच्छा, तो सेंट्रल पल्सेस जो है ना हमारे पास वो कौन सी होती है? जैसे कि हमारे पास हो गया JVP. सेंट्रल पल्सेस में हमारे पास आ जाती हैं कैरोटिड. वैसे JVP मिलती नहीं है, लेकिन मैंने गलती से कह दिया था. सेंट्रल पल्सेस में हमारे पास आ जाती है कैरोटिड पल्स आ जाती है, ब्रेकियल पल्स आ जाती हैं. वो पल्सेस जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमली प्रेजेंट हो,
तो वो चेक करते हैं, जैसे फीमोरल पल्स हो गई, ठीक है, फीमोरल आर्टरी चेक हो गई। और अगर हम बात करें पेरिफेरल में हमारे पास वो आर्टरी की पल्सेस, उन आर्टरीज़ की पल्सेस चेक करते हैं जो कि डिस्टली हो, जैसा कि डॉर्सैलिस पीडियस हो गया, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गई, रेडियल आर्टरी की पल्स होगी, तो हम उनमें वो चेक करेंगे। हमने देखना है सेंट्रल पल्सेस कौन सी होती है हमारे पास और पेरिफेरल पल्सेस कौन सी आर्टरीज़ की होती है। फिर हम कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम हमारे पास लेस देन 3 सेकेंड होता है, ठीक है। स्किन कलर देखेंगे और टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। डी स्टैंड फॉर डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लॉस ऑफ मस्कुलर टोन चेक करेंगे, जनरलाइज सीजर्स और पीपल डायलेशन देखेंगे। और एक्सपोजर में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है इस तरीके से, या फिर जो है ना ऐसा तो नहीं है कि वो उसका कोई फ्रैक्चर वगैरह के साथ आ रहा है हमारे पास और बहुत ब्लीडिंग है, ये सब देखेंगे, ठीक है। मेनली इंसेक्ट बाइट्स देखते हैं, डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट्स। सेकेंडरी असेसमेंट में हमारे पास निमोनिक है सैम्पल, एस स्टैंड फॉर साइन एंड सिम्टम। हमने जो है ना मेडिकल हिस्ट्री तो लेनी है फोकस, लेकिन हमने ये नहीं करना है कि हम फटाफट पहले ये देखेंगे कि शॉक में आ रहे पेशेंट, तो हमने उससे फोकस मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, पूरी हिस्ट्री नहीं लेनी जैसे हम लोग लेते हैं कि HOPC, फिर पास मेडिकल, पास सर्जिकल, फिर पर्सनल हिस्ट्री, ये सब नहीं पूछ रहे, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट आया होता है तो हमने जो है ना फोकस हिस्ट्री लेनी है, वो हिस्ट्री लेनी है जो हमारे काम की है और जिसको हमें फ़ौरन ट्रीट करना है। कोई एलर्जीज़ तो नहीं है उसको, कोई मेडिकेशन का पूछना है, कुछ लोगों को मेडिकेशन से बिना एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है। पास मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है हमने, कोई लास्ट मील क्या लिया है वो सब पूछना है। इवेंट्स इससे पहले क्या हुआ था कि इसको अब क्यों लेकर आए, ये सब पूछना है, ठीक है। अब ना कुछ शॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ना सिवेरिटी के पैटर्न के भी करते हैं। अगर हम पूछे ब्लड प्रेशर के पैटर्न पे क्या अफेक्ट है, तो हम उसको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, कंपनसेटेड शॉक, हाइपोटेंसिव शॉक। अगर हम टेंशन के हिसाब से बात करें तो हमारे पास अगर न्यूनेट्स हैं उसमें 60 से कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो उसको वो हमारे पास हाइपोटेंशन में आएगा। इसी तरह इन्फेंट्स में अगर लेस देन 70 है और चिल्ड्रन 1 to 10 ईयर्स के हैं, इनमें क्या करते हैं, एज एंड ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, प्लस 70 से अगर कम आ रहा है उसको प्लस करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हम उसको कहेंगे कि हाइपोटेंसिव है। चिल्ड्रन अगर 10 ईयर्स से बड़े हैं तो उनमें लेस देन 90 हाइपोटेंसिव कंसीडर किया जाएगा। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब कंपनसेटेड शॉक की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद इन द नॉर्मल रेंज है लेकिन साइंस ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है कि बच्चा जो है ना कंपनसेटेड शॉक में। इस स्टेज में क्या होता है कि बॉडी जो है ना हमारे पास शॉक में तो होती है लेकिन उसकी बॉडी मेंटेन कर पा रही होती है ब्लड प्रेशर को, इंस्पाइट के उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही होती, ठीक है। फिर भी वो मैनेज करने की कोशिश कर रही होती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटेड शॉक। कुछ कॉमन साइंस होते हैं जो हमें कार्डियोवैस्कुलर कंपनसेटरी मैकेनिज्म से मिल रहे होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट हमारे पास शॉक में आ रहा है तो उसका इंक्रीज हार्ट रेट होगा, टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम रेट होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम रेट आपको पता ही है कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट पंप करता है ब्लड, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास बीपी मेंटेन होता है, मतलब कि बीपी का फॉर्मूला होता है ना, बीपी इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम रेट मल्टीप्लाई बाय कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ये बढ़ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम रेट, ठीक है। इसमें क्या साइन मिलेंगे हमें, कोल्ड, पेल वगैरह, मॉडलेट जो है ना पेरिफेरीज मिलेंगे, डिलेड कैपिलरी रिफिल होगा, वीक पेरिफेरल पल्सेस होंगी। इंक्रीज थर्डली क्या होता है कि रीनल और स्प्लैंचिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ जाता है। और इसमें हमें क्या साइन मिल सकता है, ओलिगोयूरिया, वोमिटिंग, इलियस वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटेंसिव शॉक की। पहले हमने हाइपोटेंशन की बात करी कि किस कैटेगरी में बच्चों में कितना होता है, उसके बाद हमने बात करी कंपनसेटेड शॉक की। अब हम बात करें हाइपोटेंसिव शॉक। हाइपोटेंशन जो है ना हमें डेवलप कब होती है, जब फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और परफ्यूजन को मेंटेन ना कर पाए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है और ज़्यादा हो तो हाइपोटेंसिव शॉक में कन्वर्ट हो जाती है वो,
ठीक है, अब हम लोग फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं कि किस हम शॉक में हमारे पास किस तरह की फाइंडिंग मिलेगी। मतलब जो हमने टाइप्स ऑफ शॉक पढ़ी थी ना, हाइपोवॉलेमिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, कार्डियोवास्कुलर, तो उसमें हम लोगों को किस तरीके की फाइंडिंग्स मिलेंगी, ये जो है ना हमारे पास फाइंडिंग्स थी, अक्सर पूछी जाती है। इसको आप एज अ क्लिनिकल फीचर्स भी कह सकते हैं या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए।